अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डू विटामिन डी। तो विटामिन डी बेसिकली एक स्टेरोल की तरह का कंपाउंड है, यानी कि आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल है उस तरह का एक कंपाउंड है जो इसी तरह आया करता है जिस तरह हमारी बॉडी में स्टेरॉयड हार्मोन्स आ करते हैं। और तो इसकी हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। विटामिन डी के दो मेन सोर्सेज हैं। एक तो आपके एंडोजेनस सोर्सेज है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में प्रिकर्सर है। दूसरा इंटरमीडिएट है और प्रिकर्सर है यहाँ पे विटामिन डी की सिंथेसिस का। तो 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पे जब यूवी रेज पड़ेगी, जब आपकी सन रेज इस पर पड़ेंगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कोलीकैल्सिफेरोल में, जो कि हमारी बॉडी में इसकी रनिंग ट्रैवलिंग फॉर्म होती है विटामिन डी की। फिर प्लांट सोल्स में आ जाते हैं एर्गोकैल्सिफेरोल, जो कि विटामिन डी 2 है। और एर्गोकैल्सिफेरोल और कोलीकैल्सिफेरोल जो हम यानी कि हमारे अंदर खुद बनता है, उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एर्गोकैल्सिफेरोल में एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड होता है और दूसरा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप होता है। बस इतना सा फर्क है। जाते हैं विटामिन डी के साइकिल में। इसके साइकिल में हमने सिंपली 4 ऑर्गन्स बनाएंगे और 2 हम ग्लैंड्स बनाएंगे। सबसे पहले अगेन यहाँ पे भी आ जाएगा लिवर, किसी भी शेप का बना लो, इस तरह का बस थोड़ा सा होता है। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे किडनी, किडनी के बाद हम यहाँ पे इंटेस्टाइन बनाएंगे। ये अगेन लिपिड कॉट की तरह का ही मैंने बनाया है, क्योंकि आपने लिपिड कॉट ही फॉलो करनी है विटामिन पढ़ने के लिए। और यहाँ पे एक मैंने बनाना है एक्स्ट्रा, यहाँ पे बोन आएगी। यहाँ पे 2 ग्लैंड्स बना देंगे, एक थायराइड ग्लैंड, इसका क्या रोल है वो हम अभी पढ़ेंगे, और इससे इतने इतने पैराथायराइड को लेबल भी कर देते हैं। ये है लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, बोन, ये है थायराइड ग्लैंड, और ये वाला है पैराथायराइड। यहाँ पे एक लाइन से बना देंगे, और ये हमारी है स्किन। स्किन में हमें पता है कि स्किन में प्रेजेंट होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरोल। इस पे जब यूवी रेज पड़ेंगी, ठीक है, हो जाएगा कोली कैल्सिफेरोल में, और ये चला जाएगा लिवर। यहाँ पे भी वो कहते हैं कि जिस तरह वहाँ पे एक रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन थी, यहाँ पे भी विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो कि उसको कैरी करेगी। यहाँ पे अब विटामिन डी कोलीकैल्सिफेरोल की फॉर्म में ये बिल्कुल एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिलेशन चाहिए होती है। पहली हाइड्रोक्सिलेशन होगी लिवर में, होगी वो होगी 25th पोजीशन पे। तो यहाँ पे जब ये आएगी, मतलब यहाँ पे ये कोली कैल्सिफेरोल, तो इस पे एक्ट करेगा। लिवर में होती है 25th जो पोजीशन पे जो कार्बन होती है उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी है, तो ये होगा 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। वो इसको किस पे कन्वर्ट कर देगा, हम अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी मैं 25, यानी कि 25th पोजीशन पे OH लगा हुआ है, और ये है D2 फॉर्म। D2 फॉर्म यानी कि एक तो कोली कैल्सिफेरोल हो गया ना, एक ये अल्कोहल है, और एक अल्कोहल हमने और ऐड किया 25th पोजीशन पे, तो ये D2 फॉर्म है। इसको हम कैल्सीडाइओल भी कहते हैं, कैल्सीडाइओल। तो ये यहाँ पे बन गया लिवर में। लिवर में बस इतना सा काम होता है। लिवर से अब ये जो 25 हाइड्रोक्सी D2 है, कैल्सीडाइओल है, ये अब जाएगी किडनी में। यहाँ पे 25th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन होगी। यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है वो पोजीशन नंबर 1 पे होती है, यानी कि 25th पोजीशन पे पहली और पोजीशन नंबर 1 में बाद में हाइड्रोक्सिलेशन होगी। यहाँ पे होता है 1 हाइड्रोक्सिलेज, वन हाइड्रोक्सिलेज को हम यहाँ पे 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल हाइड्रोक्सिलेज भी कह सकते हैं। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा 25 1 25 डाई हाइड्रोक्सी, ये D3। इसको D3 क्यों कहा है,
क्योंकि अब यहाँ पे 1 पोजीशन पे भी अल्कोहलिक ग्रुप है, 25 पोजीशन पे भी है, और कोलीकैल्सिफेरोल में ऑलरेडी भी अल्कोहलिक ग्रुप था, तो ये D3 है। एंड दिस इज 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। यहाँ पे आता है हार्मोन्स का रोल। थायराइड तो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पैराथायराइड हार्मोन का। यहाँ पे इसका काम क्या होता है विटामिन डी का? विटामिन डी के फंक्शंस हमने डिस्कस नहीं किए। विटामिन डी का फंक्शन ये होता है कि इसने सीरम कैल्शियम और सीरम फॉस्फेट लेवल्स को इंक्रीज़ करवाना होता है, और बोन की जो मिनरलाइजेशन है उसको प्रॉपर कराना होता है। तो इसका मतलब, क्योंकि ये जो हमारे पास ये विटामिन है, ये सीरम कैल्शियम और सीरम फॉस्फेट को मतलब उसके लेवल को नॉर्मल कर रहा है। तो जब उसके लेवल में ही ऊपर नीचे वो लेवल होगा, तभी ये रेगुलेट होगा। तो सबसे पहले लो फॉस्फेट अगर हो जाए, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा। लो फॉस्फेट क्या करेगा? वो डायरेक्टली 1 हाइड्रोक्सिलेज को, मतलब किडनी में ये जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट कराएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो D2 फॉर्म है, कैल्सीडायोल फॉर्म है, इसको कैल्सीट्रायोल फॉर्म ही कहते हैं, उसको कैल्सीट्रायोल फॉर्म में कन्वर्ट करवाए। अच्छा, यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था कि ये जो इसकी 25 हाइड्रोक्सिलेज है, ये रेगुलेट होता है कि नहीं? तो इसकी क्या रेगुलेशन होनी है? हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा हम अपनी बॉडी में मतलब 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल यूवी रेज में कन्वर्ट हो, मतलब यूवी रेज पड़ेंगी, और जितनी ज़्यादा मतलब हम स्किन को एक्सपोज करेंगे, जितना भी ज़्यादा हम अपनी डाइट में कोलीकैल्सिफेरोल होंगे, उतना ही ज़्यादा ये प्रोड्यूस होगा, उतनी ज़्यादा लिवर में जाएगा। लेकिन लिवर में जाके इसके एक्टिव फॉर्म तो नहीं बननी, इसकी कैल्सीडायोल ही बननी है। तो खैर, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपनी डाइट में लेंगे और जितना ज़्यादा अपनी स्किन को सनलाइट से एक्सपोज करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर ये कैल्सीडायोल बनेगा। तो ये कोई ऐसे रेगुलेटेड प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंटली रेगुलेटेड है। फॉस्फेट का हमने बता दिया कि एक डायरेक्ट इफेक्ट है। जैसे ही फॉस्फेट कम होगी तो वह डायरेक्टली किडनी को जाकर कहेगी कि 1 हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करो, और फिर किडनी जो है वो 2,5 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल को 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल, यानी कि जो एक्टिव विटामिन ई की फॉर्म है, उसमें कन्वर्ट करेगी। अब कैल्शियम का क्या रोल है? हमें ये पता है कि पैराथायराइड हार्मोन ये तब प्रोड्यूस होता है जब कैल्शियम कम होता है। तो यहाँ पे जब कैल्शियम कम होगा, लो कैल्शियम होगा, तो सबसे पहले पैराथायराइड हार्मोन एक्टिवेट होगा। और अब यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन जाएगा किडनी के पास। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉस्फेट और कैल्शियम, फॉस्फेट जो है वो डायरेक्टली विटामिन डी को इंक्रीज करवा रहा है, लेकिन जो कैल्शियम है वो इनडायरेक्टली इंक्रीज करा रहा है। कैल्शियम कम हुआ तो उसने यहाँ पे, यानी कि कैल्शियम कम हुआ या फिर कम हुआ, नेगेटिव फॉस्फेट कम हुआ, तो इसने कैल्शियम ने इनडायरेक्टली पैराथायराइड हार्मोन के थ्रू यहाँ पे विटामिन डी की सिंथेसिस को इंक्रीज कराया। अब ये विटामिन डी कैसे कैल्शियम को और फॉस्फेट को वापस इंक्रीज करेगा, ये हम देखेंगे जब ये इंटेस्टाइन में जाएगा। तो हम यहाँ बनाते हैं कि जब ये इंटेस्टाइन में गया, ये क्या है? 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी D3, ठीक है, ये कैल्सीट्रायोल है, कैल्सीट्रायोल। विटामिन ए में तो हमने पढ़ा था कि उसका एक फंक्शन होता है जीन एक्सप्रेशन का। विटामिन डी तो काम ही स्टेरॉयड हार्मोन्स की तरह करता है, तो इसका तो जीन एक्सप्रेशन इसने करानी ही है। यहाँ पे अब हमारे इंटेस्टाइन में आ गया 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल। यहाँ पे जब आएगा तो इस पे भी रिसेप्टर बाइंड करेंगे, इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर यहाँ पे बाइंड करेंगे, ये 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी D3 प्लस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। हमेशा आपके पास जो भी फॉर्म है, जैसे वहाँ पे भी रेटिनोइक एसिड और साथ रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर था, उसका कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे भी विटामिन डी और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और ये मतलब ये जो जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये किसी ना किसी ट्रांसक्रिप्शन पे, मतलब जो भी रिसेप्टर होगा वो कोई ना कोई ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होगा जिसने आगे से जीन के एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ कराना है। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर है, अब ये जीन के एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ कराएगी। और यहाँ पे हमें, वहाँ पे तो हमने कहा था कि कोई भी प्रोटीन हो सकती है, उसकी सिंथेसिस केराटिन प्रोटीन हो गई, कोई भी प्रोटीन, और जिसका फंक्शन होता है। यहाँ पे जिसकी इसने इंक्रीज़ करानी होती है प्रोडक्शन, वो है कैल्बाइडिन प्रोटीन। और मैसेंजर आरएनए बना, और मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट हुआ इनटू दी कैल्बाइडिन प्रोटीन।
व्हाट इज कैल बाइंडिंग प्रोटीन? नाम से पता चल रहा है कैल्शियम बाइंडिंग, ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन का क्या रोल है? कैल्सिटोनिन हार्मोन जो कि थायराइड रिलीज करता है उसका इस पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। पैराथायराइड हार्मोन का कैल्शियम की सीरम लेवल इंक्रीज होने में पॉजिटिव इफेक्ट होगा, और ऑब्वियसली विटामिन डी का भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा। अच्छा, अब पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी हमें तो लगता है कि ये एक ही काम करा रहे हैं, ये भी कैल्शियम इंक्रीज करा रहा है, ये भी कैल्शियम इंक्रीज करा रहा है, बट नहीं। यहाँ पे विटामिन डी कैल्शियम भी इंक्रीज करेगा और साथ फॉस्फेट भी इंक्रीज कराएगा, और हमेशा कैल्शियम और फॉस्फेट एक दूसरे के साथ होते हैं। अगर पीटीएच सिर्फ आपके पास कैल्शियम इंक्रीज कराएगा, अगर सिर्फ कैल्शियम बढ़ जाएगा तो भी कैल्शियम बोन में नहीं जाएगा, अगर सिर्फ फॉस्फेट बढ़ जाएगा तो भी वो बोन में नहीं जाएगा। जब वो दोनों इक्वल क्वांटिटी में होंगे वो तभी बोन में जाएंगे। तो ये दोनों ऐसे आयन्स हैं, मतलब ऐसे कहूँगे कि कैल्शियम और फॉस्फेट हैं जो हमेशा साथ रहेंगे। एक और चीज़ जो बहुत कंफ्यूज करती है वो ये है कि विटामिन डी ने सीरम की कैल्शियम लेवल बढ़ाने हैं, और वो इवेंचुअली विटामिन डी ने करना क्या है, बढ़ाने इसलिए ताकि हमारी बोन में वापस रीअब्जॉर्ब हो। तो फिर ये बोन से कैल्शियम की मोबिलाइजेशन क्यों कर जाता है? तो देखिए, इवेंचुअली जब कैल्शियम के लेवल बहुत कम हो जाएंगे तो सबसे पहले इसका फोकस ये होगा कि कैल्शियम के लेवल इंक्रीज कराए, मोबिलाइजेशन से भी, इंटेस्टाइन से, एब्जॉर्प्शन में भी, रीनल से इसको उसके लॉस को रिड्यूस करा के भी। अल्टीमेटली जब कैल्शियम और फॉस्फेट इंक्रीज कर जाएंगे तो उसने दोबारा जाना बोन में ही है, लेकिन फिलहाल बोन से इसलिए निकाले जाते हैं ताकि पहले कैल्शियम को इंक्रीज करा जाए, कैल्शियम फॉस्फेट एक एडिक्वेट क्वांटिटी में आ जाएंगे, फिर उनको बोन में वापस भेजेंगे और बोन की वापस मिनरलाइजेशन हो जाएगी। This was all about vitamin D cycle. Now we will study vitamin D deficiency and toxicity and the recommended daily allowance. So vitamin D की recommended daily allowance, विटामिन डी 1 से 70 ईयर्स के लोगों में 15 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड है, और 70 से अबव के लोगों में 20 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड है। उसकी सोर्सेज क्या है? कोल्ड लिवर ऑयल, फैटी फिश लिवर, एग योक, और मिल्क भी है फोर्टिफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी में होता है वो होता है न्यूट्रिशनल रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। जो रिकेट्स है, अब इसमें काफ़ी सारा पूछा जाता है कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में डिफरेंस क्या है। रिकेट्स बच्चों में होता है और जो ऑस्टियोमलेशिया है वो एडल्ट्स में होता है। अब रिकेट्स में क्या होता है? रिकेट्स इज़ अ बोन बेंडिंग डिजीज़। मतलब नॉर्मली हमारी ये होती है कि बोन्स जब बनेंगी वो ऑसिफाई होंगी, फिर उनमें मिनरलाइजेशन होगी, मतलब उनके जो मैट्रिक्स बनेगा, पहले मैट्रिक्स बनेगा फिर मैट्रिक्स की मिनरलाइजेशन होगी, सबसे पहले मैट्रिक्स बनता है। तो बच्चों में मैट्रिक्स तो बन जाता है, लेकिन अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जिसने कैल्शियम को इंक्रीज़ कराना है या फॉस्फेट को इंक्रीज़ कराना है, तो उसकी मिनरलाइजेशन तो नहीं होगी ना। मतलब मैट्रिक्स बन गया लेकिन उसकी मिनरलाइजेशन नहीं होगी, तो सिर्फ मैट्रिक्स होगा, तो उससे बोन्स फ्लेक्सिबल प्लाइबल बन जाएगी और बोन्स बेंड कर जाएंगी। तो ये एक बोन्स बेंडिंग डिजीज़ है। जबकि ऑस्टियोमलेशिया क्या है? ऑस्टियोमलेशिया में ये होगा कि एक दफ़ा तो बोन इसकी बेंडिंग में मिनरलाइजेशन हो गई, अब हमारी जो बोन्स है दे आर अंडर कॉन्स्टेंट सेल टर्नओवर, यानी कि बोन्स बनती हैं, मतलब बोन्स में ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं, फिर ऑस्टियोब्लास्ट काम करते हैं, बोन की फॉर्मेशन होती है, बोन की रिजॉर्प्शन होती है, बोन की मिनरलाइजेशन होती है, और फिर बोन की डी मिनरलाइजेशन होती है, और फिर उसकी वापस मिनरलाइजेशन होती है। ऑस्टियोमलेशिया ये में होगा कि जब नॉर्मल सेल टर्नओवर होगा, मिनरलाइजेशन एक दफ़ा हुई, फिर उसके बाद डी मिनरलाइजेशन होती है। डी मिनरलाइजेशन के बाद एक दफ़ा जब दोबारा मिनरलाइजेशन होगी और उस वक्त विटामिन डी की अगर कमी हुई, तो उस वक्त ऑब्वियसली बोन्स जो एक दफ़ा मिनरलाइज हो चुकी थी, दोबारा मिनरलाइज होने के लिए उनके पास कैल्शियम नहीं है, फॉस्फेट नहीं है, जो कि विटामिन डी ने इंक्रीज़ करवाना था। तो ये जो बोन का डिजीज़ होता है, इसमें बोन ब्रिटल बन जाएगी, ईजी टू बी फ्रैक्चर्ड, तो ज़्यादा वो बहुत ससेप्टेबल होगी फ्रैक्चर को। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे, इसमें डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं कि ये अकर इन चिल्ड्रंस, ऑस्टियोमलेशिया अकर इन एडल्ट्स, बोन्स आर नॉट मिनरलाइज रिजल्टिंग इन फ्लेक्सिबल और प्लाइबल बोन्स, तो बोन बेंडिंग डिजीज उसको हम कहेंगे। और जो ऑस्टियोमलेशिया यहाँ पे डीमिनरलाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ सेल टर्नओवर विल मेक दी बोन ससेप्टेबल टू द फ्रैक्चर, और ये ब्रिटल बोन डिजीज है, बोन ब्रिटल बन जाएंगी। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी क्या चीज़ है? अब हमें यह पता है कि हमारी किडनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसने विटामिन डी की फॉर्मेशन करनी होती है, और वो है इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेज, जो कि 1 पोजीशन पे करता है, 1 हाइड्रोक्सिलेज, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज भी कहते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी भी कोई ऐसा डिजीज़ है जिसमें हमारी किडनी डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी तो नहीं बनेगा, तो हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि विटामिन डी ने कैल्शियम के लेवल इंक्रीज कराने हैं, हाइपोकैल्सीमिया होता है। अब फिर पूछा जाता है कि हाइपोफॉस्फेटीमिया क्यों होता है? क्योंकि इसने तो फॉस्फेट के भी लेवल इंक्रीज कराने हैं। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फॉस्फेट जो है नॉर्मली हमारी किडनी से बड़ी ईजिली निकल जाती है, बहुत ही ईजिली, क्योंकि जो पीटीएच होगा ना, उसको हम कहते हैं फॉस्फेट थ्रेशिंग हार्मोन। जब कैल्शियम कम होगा, पीटीएच ज़्यादा होगा,
तो पीटीएच का ये काम होता है कि इसने कैल्शियम और फॉस्फेट को अलहदा कराना है, जबकि वो हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं। तो ये फॉस्फेट की बहुत ही इंक्रीज किडनी से रिमूवल करा देगा। अब जब किडनी ठीक नहीं है तो यहाँ पे फॉस्फेट की रिमूवल नहीं हो सकेगी, कैल्शियम के सेरम लेवल इंक्रीज नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे इनमें अनबन हो जाएगी, कुछ भी जो है ना वो ठीक नहीं होगा, कैल्शियम के लेवल कम हो जाएंगे, जो फॉस्फेट है वो क्योंकि किडनी नहीं है उसको रिमूव करने के लिए, तो इसीलिए हाइपर फॉस्फेटीमिया होगा। तो इसमें ये दोनों चीज़ें होंगी जो हमें रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में नजर आएंगी। इसमें भी ऑब्वियसली बोन हमारी ख़राब हो गई। और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में इतना ही है कि इसमें भी हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि पीटीएच नहीं है तो ऑब्वियसली इसने जब कैल्शियम लेवल कम होगा तो कोई सी भी चीज़ को ये सेंस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि पीटीएच नहीं है। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी जब होगी, यानी कि जब विटामिन डी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें होंगी। अब थर्स्ट होगी। थर्स्ट क्यों होगी? विटामिन डी की अमाउंट जब इंक्रीज़ कर जाती है ना तो ये नेफ्रॉन के लास्ट पोर्शन, यानी कि आपकी जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का जो लास्ट पोर्शन होगा, जैसे आप कह सकते हो कलेक्टिंग डक्ट है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर जाएगा। वो जो पोर्शन है वो एडीएच सेंसिटिव पोर्शन होता है। जब वो पोर्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब हमारी बॉडी में हमें वाटर चाहिए नहीं चाहिए, उसको कोई सेंसिंग ही नहीं होगी, तो वो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूरिन से निकलेगा, और इससे जो कंडीशन होगी वो होगी पोलीयूरिया। तो एक तो जब पोलीयूरिया होगा तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होगा तो हमें थर्स्ट ज़्यादा फील होगी। ओके, एक तो इसका ये साइन हो गया। दूसरे, जिन भी कंडीशंस में हाइपर कैल्सीमिया होगा, क्योंकि यहाँ पे जब टॉक्सिसिटी होगी तो विटामिन डी की अमाउंट बढ़ जाएगी, ज़्यादा विटामिन डी होगा तो वो ज़्यादा सीरम कैल्शियम मतलब इंक्रीज़ कराएगा, ज़्यादा सीरम कैल्शियम बनवाएगा। तो जब भी कहीं हाइपर कैल्सीमिया होगा तो उसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है कि एक तो होंगे बोन्स, मतलब बोन्स की प्रॉब्लम होगी, स्टोन्स, हमारे जो कैल्शियम होंगे वो जब किडनी में जाएंगे तो दे विल प्रेसिपिटेट आउट एंड दे विल बी ससेप्टिबिलिटी टू फॉर्म स्टोन्स। ठीक है, प्रेसिपिटेट करेंगे बोन्स, स्टोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स। एब्डोमिनल ग्रोन्स कब? क्योंकि जब स्मूथ मसल्स होंगे, स्मूथ मसल्स जब वो ज़्यादा कैल्शियम को एक्सपोज होंगे तो उनमें स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, इससे एब्डोमिनल ग्रोन्स होंगे। और दूसरा साइकिक मोन्स, यानी कि उसमें ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्सन विल बिकम स्टूपर। अब इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा कि जब भी कभी हाइपर कैल्सीमिया होगा तो जो सोडियम चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। सोडियम चैनल्स जो होते हैं, जिसे मैं ये कह दूंगी कि ये एक सोडियम चैनल है, तो नॉर्मली अगर यहाँ पे इतना कैल्शियम नहीं है तो कोई नहीं होता, कोई ब्लॉक नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली भी कैल्शियम का तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कैल्शियम की अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा है, तो वो आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा और सोडियम चैनल को क्लोज कर देगा। और जब क्लोज हो जाएंगे तो सोडियम इन्फ्लक्स नहीं हो सकेगा। सोडियम ने अंदर आना है और उसने एक्शन पोटेंशियल डेवलप कराना है, नेगेटिव मेम्ब्रेन को पॉजिटिव करना है, उसको डीपोलराइज करना है, तो वो नहीं हो सकेगा क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो जब हमारी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल प्रॉपर नहीं डेवलप कर जाएगा तो पर्सन में क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग लॉस हो जाएगी, पर्सन विल बिकम स्टूपर, उसको हम कहेंगे साइकिक मोन्स। तो ये हमेशा ये हाइपर कैल्सीमिया किसी भी कंडीशन में होता है तो हमने याद रखना है कि इसमें बोन्स, स्टोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स और साइकिक मोन्स।